चलिए तो आ गए हैं अब दीर्घ के पहले क्वेश्चन पे, मतलब पहला नहीं दूसरा, क्योंकि पहला जो था वो था उदासीनता वक्र, वो हमने समझा दिया है पहले ही वीडियो में। ठीक है, अब इसमें क्या है सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस वस्तु की मतलब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। अब हम बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, क्योंकि पहले यही लिख के आइएगा, नंबर पूरे मिलते हैं। फिर कहीं आप पहले स्टार्ट कर दो कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तो नहीं, पहले आप इसका अर्थ लिखिए, फिर एक परिभाषा डालिए, फिर उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि लॉन्ग में है, लॉन्ग में ऐसे ही करना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, इसी समझ गए होंगे, पूर्ण रूप से प्रतियोगिता चल रही है एक टाइप से, किसमें? बाजार में। तो किस टाइप से चल रही है पूर्ण प्रतियोगिता? बाजार की वह दशा है, क्या दशा है? बाजार की वह दशा है जिसमें क्रेता और विक्रेता, मतलब एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, मान लीजिए दुकानदार एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है, दोनों बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अधिक संख्या में होते हैं। अतः कोई एक क्रेता या विक्रेता बाजार की संपूर्ण मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, और संपूर्ण मांग को कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये बन के आया 20 रुपए का। ठीक है, अब इसमें परिवहन व्यय सब हटा दिया जाता है, पहले बता दो इसमें परिवहन व्यय नहीं होता, परिवहन व्यय नहीं जोड़ा जाता, जो उसकी रियल प्राइस होती है सिर्फ वही बताई जाती है। जैसे कोई वस्तु 50 रुपए की किसी दुकान पे चली है, तो वो अगली दुकान पे भी 50 रुपए की होगी। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें क्रेता और विक्रेता को संपूर्ण जानकारी होती है बाजार के बारे में, कि मतलब किस वस्तु की मूल्य इस बाजार में कितना चल रहा है और दूसरे बाजार में कितना चल रहा है, उसमें इनकी दोनों की नॉलेज होती है। या फिर कह सकते हैं विक्रेता को ये जानकारी होती है कि किस चीज की मांग बाजार में ज्यादा चल रही है, जैसे कि बॉल पेन की मांग ज्यादा चल रही है, जेल पेन की मांग ज्यादा चल रही है। तो इस टाइप से पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ समझा जा सकता है। अब चलते हैं परिभाषा पे। परिभाषा वालरस के अकॉर्डिंग क्या है? वस्तु का मूल्य उसकी निहित उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, कोई वस्तु है उसमें उसकी उपयोगिता निहित होगी तभी उसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। मान लीजिए बॉल पेन है, ये मार्कर है, मार्कर की मुझे क्या जरूरत है? मुझे लिखने की जरूरत है, तो ये मेरी इसकी उपयोगिता है कि ये लिखने के काम आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस भी जोड़े जाएंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो अब आ गए इसके उदाहरण पे। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? किसी भी कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के बराबर होने पे होता है। ठीक है, मांग और पूर्ति बराबर है तो उधर कीमत का निर्धारण होगा। अगर इसका डायग्राम आता है तो आप इसे किस तरीके से करेंगे या फिर किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले मांग और पूर्ति वक्र को दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? मांग और पूर्ति वक्र या रेखा, मांग और पूर्ति रेखा। ठीक है, सबसे पहले मांग जो होती है दाएं से बाएं की ओर जाती है। ठीक है, थोड़ा सीधा बना दूं, जैसे दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, ये दाएं से बाएं की ओर हो गई, और जो इसे मान लेते हैं डी से डिमांड। ठीक है, अब सप्लाई मीन्स पूर्ति, सप्लाई रेखा जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, थोड़ा ठीक है, ये जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, इसे सप्लाई मान लेते हैं पूर्ति। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बिंदु होगा ये ई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये ई बिंदु क्या है? ये है कीमत का निर्धारण या साम्य बिंदु मूल्य कीमत। ठीक है, इसे हम साम्य बिंदु कीमत मान लेते हैं। ठीक है, मान के ये कीमत ही होती है। ठीक है, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। ठीक है, इस बिंदु को इसको क्या मान लेंगे हम? क्यू। ये वाई रेखा है, ये एक्स है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगर बाय चांस डिमांड कम होती, ठीक है, डिमांड कम होती तो इसको कैसे? जैसे कि मान लीजिए डिमांड यहाँ है, तो हम इसका एक बना के दिखा दे रहे हैं। डिमांड यहाँ है तो क्या होता? डिमांड यहाँ पे है तो पूर्ति ज्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, डिमांड है नहीं इतनी और पूर्ति ज्यादा हो रखी है, तो इसमें क्या इतना जो एरिया जो है ये किस चीज का हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ति अधिक क्या, क्योंकि इसमें पूर्ति अधिक है। अब देखिए, अब मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? देखिए पहले तो ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए डिमांड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ डिमांड ज्यादा है,
और ये हमने बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। पूर्ति कितनी है, पूर्ति यहाँ पे मान लीजिए पूर्ति कम है मतलब, और इसमें डिमांड ज्यादा है, तो ये जो कहलाएगी, ये इतना एरिया, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मांग अधिक्य। मांग अधिक्य आप साफ साफ लिख देना, इसमें थोड़ा दिखना नहीं होगा। ठीक है, मांग अधिक्य। अब इसे हम किससे, कीमत है, इधर कीमत मानी थी ना हमने, तो इधर कीमत लिख देने। इधर मांग और पूर्ति का वो दिखाया हमने, तो मांग और पूर्ति। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, चाहे तो इसमें P1 P2 लिख देना और इधर लिख देना। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। और अगर आपने इसे ऐसे बना दिया और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी अपनी तरफ से लिख दी, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि मांग और पूर्ति जहां बराबर हो वहीं कीमत का निर्धारण होता है, मतलब ई बिंदु कीमत का निर्धारण है। ठीक है, तो इसे ऐसे बनाएंगे और बस ये इतना ही है। इसकी लैंग्वेज आप अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति बतानी है। ठीक है, और सॉरी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो आय और उपभोग दे रखा है। ठीक है, आय और उपभोग दे रखा है। तो आय क्या दे रखी है, आय दे रखी है 50, 100, 150। ठीक है, उपभोग क्या दे रखा है 60, 100, 120। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है, देखिए पहले हमें क्या दे रखा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये क्या होती है, एपीसी बोलते हैं इसे, और इसका फॉर्मूला होता है C/Y। C क्या होती है, उपभोग, Y होती है आय। ठीक है, आय होती है। अब चलती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, पहले तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन कैसे होगा, देखिए पहले तो जो बता रखा है C जो है और Y जो है, इसे डिवाइड करेंगे, क्या बैठेगा, क्या बैठेगा 50 डिवाइड बाय 60, कितना बैठा 1.5 बैठेगा। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो C/Y। अब 100 में से 100 एक ही बैठेगा। ठीक है, 150 में से 120 कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 0.8। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड के बाद क्या आता है, अब आता है इसमें बढ़ती है फलन आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, मतलब उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। पहले ऊपर कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले में कितना देखा 100 और 50, इसमें कितना बैठ रहा है 50 का बैठ रहा है। ठीक है, 50 बैठ रहा है, इसमें कितना बैठ रहा है 40। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, कितना बैठेगा, ओ सॉरी पहले 40 को ऊपर लिखना है। ठीक है, 40 अपॉन 50 कितना बैठेगा आपका, ये बैठेगा आपका 0.8 करके देख लेना। ठीक है, 0.8। अब तो क्या देखा 0.8 हमारा हो गया। ठीक है, अब 0.8 के बाद क्या होगा, इससे ऊपर कितना है 100, एक मतलब इसमें 20 की है, इसमें 50 की। ठीक है, अब क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें कितना था 50 और इसमें 20 अपॉन 50 कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 0.4। ठीक है, ऐसे करके ये बनेगी, सिर्फ ये इतनी ही है, बाकी आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था लचीली विनिमय दर से आप क्या समझते हैं और इसके गुण और दोष। तो देखिए भाई, सबसे पहले विनिमय दर समझा दो क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो विनिमय दर जो होती है उसे इंग्लिश में एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं, और जिस दर पर एक देश, मतलब कि एक देश की करेंसी मतलब मुद्रा मान लीजिए, करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के साथ विनिमय किया जाता है। मान लीजिए अमेरिका का $1 चल रहा है यहाँ के 80 रुपए के बराबर। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको अमेरिका जाना है तो आपको मुद्रा बदलनी पड़ेगी, यहाँ की विनिमय करवाना पड़ेगा। तो क्या करवाना पड़ेगा, जिस दर से करवाना पड़ेगा मुद्रा का विनिमय, तो वो दर क्या कहलाएगी, विनिमय दर कहलाएगी। ठीक है, ये इतना सा होता है। अब इसके बाद समझते हैं लचीली विनिमय दर क्या होती है।
लचीली विनिमय दर को हम नम्य विनिमय दर भी कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्र विनिमय दर या लोचपूर्ण विनिमय दर भी कहते हैं। कुछ भी आ जाए लिखना वही है, ठीक है। तो लोचपूर्ण विनिमय दर से आशय उन विनिमय दरों से है जो कि स्वतंत्र रूप से विनिमय बाजार की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें मुद्राधारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब देखिए, समझिए बात को। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि पहले के टाइम में मुद्रा की वैल्यू कैसे रखी जाती। मान लीजिए अमेरिका का $1 यहाँ के 80 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो पहले फिक्स था, ये चेंज नहीं होते थे, ठीक है, इसके रेशो चेंज नहीं होते थे। अब क्या हो गया, लचीली विनिमय दर आ गई। अब जो होता है वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो मांग और पूर्ति जिस रेशो पर इसे इंटरसेक्ट करेंगी वही रेशो क्या हो जाएगा, विनिमय दर कहलाएगा, या फिर लचीली विनिमय दर कहलाएगा, ठीक है। जिस रेशो पे उसी पे कीमत का निर्धारण करा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके गुण और दोष पर। देखिए, तो नेक्स्ट जो आते हैं वो है इसके गुण। अब जो गुण है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लचीली विनिमय दर में स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इसकी जो मतलब ये जो लचीली विनिमय दर निर्धारित करी जाती है वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ही निर्धारित करी जाती है, ठीक है, ठीक है। सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ही निर्धारित करी जाती है। देखिए, लचीली विनिमय दर में स्वर्ण की विशाल भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग में पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो आता है उसमें लिख रहा है जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अब इसमें जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, जैसे कि लचीली विनिमय दर प्रणाली में जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। जो नए व्यापारियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उसमें सहायक होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पूंजी की गतिशीलता। मतलब कि इसमें गतिशीलता बनी रहती है, जैसे कि इसकी लचीली विनिमय दर प्रणाली में पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करता है क्योंकि सदस्य देशों को बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय कोषों को रखने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जैसे कि किसी ने भी निवेश करा हो दूसरे देश की कंपनी में या फिर दूसरे देश के डॉलर में, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारी वो होती है विनिमय दर वो घटती बढ़ती रहती है। तो इससे क्या होता है, व्यापारी लोग मुनाफा भी प्राप्त करते हैं जिससे पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। तो इसमें बस इतना ही लिखिए। अब इसके दोष पे चलते हैं। देखिए, तो अब इसके दोष पे आते हैं। तो दोष में क्या बताए गए हैं, पहले नंबर पे आता है बाजार में अस्थिरता। बाजार में अस्थिरता के कारण बहुत मतलब जैसे कि बाजार में अस्थिरता क्यों होती है, जैसे कि लचीली विनिमय दर में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसी कारण बाजार में अस्थिरता बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन होते रहते हैं जिससे व्यापारी तथा निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ के लोगों ने वहाँ के किसी भी जैसे कि वहाँ की मुद्रा खरीद ली, ठीक है, वहाँ की मुद्रा ले ली, तो यहाँ की मुद्रा के अगर पैसे कम हो गए तो वो मुनाफे में चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ की मुद्रा पहले से ले रखी थी, तो वो महंगे दामों में यहाँ की बेच सकते हैं। पर अगर वहाँ की मुद्रा के रेट गिर गए तो फिर वो घाटे में चले जाएंगे, इसलिए निवेशकों को जोखिम भी उठाना पड़ता है, ठीक है। अब द्विपक्षीय पे आगे, द्विपक्षीय व्यापार समझौता कठिन होता है। अब ये कठिन कैसे होता है, मान लीजिए एक इंडिया कंट्री है और एक अमेरिका है, ठीक है। अब जब रेट ही फिक्स नहीं रहते, बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है इनमें, तो क्या होता है, व्यापार समझौता करने में बहुत ज्यादा ही कठिनाइयां होती हैं। दिन प्रतिदिन विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौता एक कठिन समस्या बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, बस पूरा चैप्टर वो जो था हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कल से हम दिखाएंगे चैप्टर्स के सीरीज वाइज पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक टॉपिक को। तो चलिए, बाय।